अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, टॉपिक हमारा है 13.7 कैपेसिटर। और आज की इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, और इसकी कम्बिनेशन सीरीज कम्बिनेशन क्या होती है और पैरेलल कम्बिनेशन क्या होती है। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर इनफैक्ट अच्छा आपने देखा होगा कैपेसिटर जो फैन घरों में आप यूज़ कर रहे होते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस, उसमें एक छोटी सी डिवाइस होती है। जब भी अगर हम फैन की बात करें तो फैन जब स्लो होना शुरू हो जाता है ना, फास्ट नहीं चल रहा, तो इलेक्ट्रिशियन कहता है जी इसका कैपेसिटर चेंज होने वाला है। तो कैपेसिटर इनफैक्ट एक डिवाइस होती है, कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो चार्ज को स्टोर करती है। डिवाइस टू स्टोर चार्ज, यानी कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो चार्ज को स्टोर करने के काम आती है। इससे पहले हम पढ़ रहे थे ना चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो उनको हम स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन उनको स्टोर करने के लिए हमें किसी जग या ग्लास की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक स्पेशल डिवाइस होती है जिसको हम नाम देते हैं कैपेसिटर, और उस कैपेसिटर के अंदर हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। चले अब बात करते हैं ये होता किस तरह का है। ये अगर दिखने में अगर मिल जाए, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसके हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन यानी कि किस तरह का ये बना होता है। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें ये पैरेलल प्लेट्स होती है, इसमें टू प्लेट्स होती हैं, टू पैरेलल होती हैं। वो पैरेलल प्लेट्स का मतलब होता है बिल्कुल एक दूसरे के फेस टू फेस, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल वैसे जैसे ट्रेन की पटड़ी आपने देखी होगी, दोनों जो साइड्स होती हैं वो दो एक दूसरे के साथ साथ फेस टू फेस चल रही होती है, तो वो पैरेलल एग्जांपल होती है। तो इस तरह की दो प्लेट्स होती हैं और दोनों प्लेट्स पैरेलल होती हैं, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस होता है, गैप होता है, फासला होता है, और वो बहुत कम फासला होता है। दोनों प्लेट्स को फासले पर रखा जाता है। अब इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया जाता है किसी बैटरी के साथ। अब अगर फैन की अगर हम पहले एग्जांपल ले रहे थे, तो उस केस में बैटरी तो नहीं होती, लेकिन हमारे पास वायर्स होती हैं जो पीछे मेन इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट से आ रही होती है, जो बटन जिसको हम प्रेस करते हैं वहां से आ रही होती है, और वो वाले जो कैपेसिटर होता है इनकी प्लेट से कनेक्टेड होती है वायर। लेकिन जो कि हम यहाँ पर बैटरी वायर तो बना नहीं सकते, इसलिए बैटरी के साथ इसको एग्जाम्पल करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। एक चीज और याद रखें, जब हम टर्मिनल बनाते हैं ना बैटरी के, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बनाने के लिए हम डिफरेंस ये रखते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो बड़ा बनाते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो छोटा बनाते हैं, ताकि अगर हम ये पॉजिटिव नेगेटिव ना भी ऊपर लिखे तो पता चल सके कि ये पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। ये बात मुझे याद रखनी है। पॉजिटिव हमेशा बड़े साइज में टर्मिनल बनाते हैं, और जो नेगेटिव होता है वो स्मॉल लाइन लगाकर उसको शो कर देते हैं। ओके, यहां से हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो जब वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो वो वाली प्लेट जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। और वो वाली प्लेट कैपेसिटर की जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, इस तरह से। ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर स्टोर होना शुरू हो गया। ठीक हो गया। अब ये चार्ज अभी मूव नहीं कर सकता एक प्लेट से दूसरी प्लेट। क्यों? क्योंकि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में हमने कोई ना कोई डाई इलेक्ट्रिक रखा होता है, कोई ना कोई मटेरियल रखा होता है। ठीक हो गया। अब वो वाला मटेरियल जो इन प्लेट्स के दरमियान में हम रखते हैं, उस मटेरियल को हम बोलते हैं मीडियम। मीडियम कौन सा मीडियम? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। और ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कूलम लॉ के केस में, जो हम दो चार्ज के दरमियान में रखते हैं। तो उसी तरह का कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। ये मीडियम कोई भी हो सकता है, ये एयर हो सकती है, ये प्लास्टिक की शीट हो सकती है, ये पेपर हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कैपेसिटर है किस टाइप का, उस टाइप के अकॉर्डिंग इसके दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जाता है। ठीक हो गया। ओके, अब जितना हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होना शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर एक केस में ले लेते हैं, हम 5 वोल्ट
की बैटरी के साथ अटैच करते हैं तो चार्ज कितना स्टोर होगा 5 कूलम। ठीक है, अगर हम बड़ी बैटरी लगा देते हैं, हम 10 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं, अब चार्ज कितना स्टोर होगा, ऑफ कोर्स 10 हो जाएगा, मतलब अब ज्यादा हो जाएगा। तो जितनी बड़ी हम बैटरी अटैच करेंगे वोल्टेज चार्ज उतना ज्यादा स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि वोल्टेज और चार्ज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए हम लिखते हैं वोल्टेज जितना हम प्रोवाइड करेंगे चार्ज उतना ज्यादा स्टोर होगा। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अच्छा, इसको हम चेंज करके लिखते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। चेंज करके क्यों लिखा, हम यूं भी तो लिख सकते थे जैसे पहले लिखा था। एक चीज याद रखें कि जो चीज इंडिपेंडेंट होती है ना वो हमेशा राइट पे आती है। V इंडिपेंडेंट है या Q? ऑफ कोर्स V। क्यों? क्योंकि अकेला Q कुछ भी नहीं है। Q कब होगा, V जब होगा, यानी कि Q डिपेंड कर रहा है V पर। V होगा तो Q होगा, अगर V नहीं होगा तो Q होगा नहीं होगा। तो इसीलिए जो V है वो इंडिपेंडेंट है और जो Q है वो डिपेंडेंट है। तो जो इंडिपेंडेंट होगा वो हम राइट पर लेकर जाएंगे, इसको हम लिखेंगे Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। अब इस प्रोपोर्शन को खत्म करने के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दो चीजें हम यूज करते हैं, एक होता है इक्वल का साइन और दूसरा होता है कोई कांस्टेंट, और इसमें जो कांस्टेंट यूज किया जा रहा है वो है C। ये C क्या चीज है, C इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। C को हम बोलते हैं, चले हम यहां पर करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। मैं ये दोबारा लिख रहा हूं, Q इज इक्वल टू CV। Q इज अ चार्ज जो कि प्लेट्स पर स्टोर होगा, C इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, नैलिटी कांस्टेंट, और इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इसको हम नाम देते हैं। जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम यूज करते हैं C, इनफैक्ट वो होता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। और V इज अ वोल्ट, वोल्ट वही जो हम वोल्टेज जो हम बैटरी के साथ अटैच करके वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया, ओके। ये हमारे पास होगा फार्मूला Q इज इक्वल टू CV। अब आ जाते हैं इसके यूनिट पर। तो इसको हम जब चेंज करते हैं, मैं अगेन लिख रहा हूँ Q इज इक्वल टू CV। इसको अरेंज करेंगे तो V इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा तो बन जाएगा Q डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू C। इसको अगेन इसको रीअरेंज करते तो C इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, तो ये C हमारे पास क्या होती है, कैपेसिटेंस किसकी, कैपेसिटर की। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट हमारे पास होता है फैरेड, फैरेड FARAD, फैरेड, और इसको हम लिखते हैं कैपिटल F के साथ। ठीक हो गया। अब फैरेड के हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो स्मॉल यूनिट्स भी होते हैं और लार्ज यूनिट्स भी होते हैं, जैसा कि नैनो फैरेड, नैनो फैरेड यूज होता है। नैनो फैरेड हम लिखते हैं NF के साथ। ठीक है, माइक्रो फैरेड, माइक्रो फैरेड जिसको हम लिखते हैं म्यू F के साथ। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट यूनिट यूज होते हैं। नैनो फैरेड होता है, फिर वो चलो हमने लिख लिया, पिको फैरेड होता है। ठीक है, तो डिफरेंट हम इसके यूनिट्स यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे पास कैपेसिटर कौन सा है। और जो हम यूजुअली फैंस में कैपेसिटर यूज करते हैं ना वो हमारा माइक्रो फैरेड होता है, याद रखना है हमारा माइक्रो फैरेड में होता है। वो 5 पॉइंट समथिंग होता है, 6 पॉइंट समथिंग होता है, वो कोई भी हो सकता है। ठीक हो गया, ओके। चले अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन की अब हम बात करें। चलो सर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हमारे पास इसकी 2 टाइप्स की कॉम्बिनेशन होती है कि कैपेसिटर को हम जब अरेंज करते हैं, अगर एक दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर को हमने आपस में जोड़ना हो तो उसको जोड़ने के तरीके कितने हैं, उसको जोड़ने के 2 तरीके जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो मैं दोनों कॉम्बिनेशन को साइड बाय साइड करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। हम दोनों को इकट्ठा करते हैं, एक लाइन लगा देते हैं। टू वेज की इसकी कॉम्बिनेशन होती है। एक होती है हमारे पास
पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और दूसरी हमारे पास होती है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक हो गया, दो तरह की कॉम्बिनेशन हमारे पास होती है। अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल वही जो हमने पहले डिस्कस किया कि जितने भी कैपेसिटर हम अटैच करेंगे वो फेस टू फेस होंगे, साइड बाय साइड फेस टू फेस होंगे, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने जुड़े होंगे। तो इसको हम करते हैं कुछ इस तरह से। अच्छा, इसका जो कैपेसिटर इसका साइन क्या होता है? इसका साइन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, टू प्लेट्स, टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन, स्ट्रेट लाइन हम जब बनाते हैं तो इसका मतलब है ये साइन होगा कैपेसिटर का। वन कैपेसिटर है, टू कैपेसिटर है, और ये थ्री कैपेसिटर। हम तीन कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज करते हैं। आप जब देखिएगा तो गौर से, ये इसकी डायग्राम बन रही है इस तरह से, ये, और इसको हम अटैच कर देते हैं बैटरी के साथ, एक हाई वोल्टेज, एक लो वोल्टेज। ठीक हो गया। ओके, यहां से हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, इसको हम नाम देते हैं, ये है हमारे पास कैपेसिटर 1, ये है हमारे पास कैपेसिटर 2, और ये हमारे पास है कैपेसिटर 3। अब वो कैपेसिटर की वो वाली प्लेट्स जो कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ होगी उन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसको हम कहते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव प्लेट्स और ये नेगेटिव प्लेट। ठीक हो गया। अब आ जाए सीरीज कॉम्बिनेशन पर। सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज मतलब एक लाइन, सीरीज मतलब लाइन, एक लाइन में जो हम अरेंज करेंगे वो सारे सारे सीरीज कॉम्बिनेशन होंगे। तो चलिए इसको अरेंज करते हैं। टू पैरेलल प्लेट्स shows the capacitor, again two parallel plates, again two parallel plates। तो ये हमारे पास है कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन इन सीरीज, और इसको भी साथ हम बैटरी के अटैच कर देते हैं। तो कैपेसिटर के अगेन वो वाली प्लेट्स जो कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ होंगे उन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो कनेक्टेड होंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ वो उन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जो लेफ्ट वाली प्लेट्स होंगी वो पॉजिटिव चार्ज में होगी, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको हम कहते हैं कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3, और ये वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक हो गया। चलिए अब इसकी हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, मैथमेटिकल फॉर्म। चले अब यहां पर है, जरा यहां से हम वोल्टेज प्रोवाइड करें। सपोज करते हैं कि हम 10 वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, लेट्स सपोज 10 वोल्टेज प्रोवाइड किया, वो यहां पर आया, यहां पर चला गया। जब यहां पर पहुंचेगा ना इस पॉइंट पर, अब 10 वोल्टेज कहां जाएगा? वो 10 वोल्टेज कैपेसिटर 1 की तरफ भी जाएगा, वो 10 वोल्टेज कैपेसिटर 2 की तरफ भी जाएगा, और वही वोल्टेज कैपेसिटर 3 की तरफ भी जाएगा। वोल्टेज डिवाइड नहीं होता पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये चीज याद रखनी है आपने। ठीक है, तो पॉइंट 1 हमारे पास होगा वोल्टेज रिमेन सेम, वोल्टेज रिमेन सेम। तो जो वोल्टेज होगा वो हमेशा सेम रहेगा। कैसे? कि जितना हम इक्विवेलेंट वोल्ट VEQ स्टैंड फॉर इक्विवेलेंट वोल्टेज, इक्विवेलेंट वोल्टेज वो होगा जो हम बैटरी से प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इक्वल होगा किसके? V1 के, इक्वल होगा V2 के, और इक्वल होगा V3 के। ठीक हो गया। यानी कि जितना हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे ना, जितने वोल्टेज बैटरी प्रोवाइड कर रही है उतना ही वोल्टेज 1 में जाएगा, उतना वोल्टेज 2 में जाएगा, और उतना ही वोल्टेज 3 में जाएगा। अब आ जाए सीरीज कॉम्बिनेशन पर। इसमें पॉइंट 1 हमारे पास होगा। अब इसको जरा गौर से देखिएगा, इसमें वोल्टेज डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है? गौर से देखिएगा। यहां से हम 10 वोल्टेज सपोज प्रोवाइड करते हैं, तो वो 10 वोल्टेज यहां आएगा, यहां से जाएगा, फिर यहां आएगा। जब पहुंचेगा पॉजिटिव प्लेट पर तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज ने स्टोर होना है ना, तो कुछ ना, वोल्टेज ने चार्ज को स्टोर करना है, तो कुछ ना कुछ इसमें ड्रॉप हो जाएगा। सपोज यहां पर हम 10 प्रोवाइड करते हैं, इस प्लेट पर 10 आता है, कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाएगा, तो पीछे सपोज 8 बच जाएगा। सपोज कर लेते हैं 2 वेस्ट हो गया बीच में। अब कैपेसिटर 2 की प्लेट पर कितना पहुंचेगा? 8 ही पहुंचेगा। तो अगेन कुछ ना कुछ बीच में ड्रॉप होगा, तो सपोज पीछे बच जाएगा जी 6, लेट्स सपोज। ठीक है, 2 कहीं ना कहीं वेस्ट हो गया, ड्रॉप हो गया।
अब कैपेसिटर 3 की प्लेट पर कितना पहुंचेगा, वही 6, तो कुछ ना कुछ ड्रॉप होकर पीछे रह जाएगा 4। अब ये 4 पहुंचेगा वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर। ठीक हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा डिवाइड होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा। एक चीज आप याद कर लें, दूसरी खुद ही याद हो जाएगी, क्योंकि दोनों दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। तो इस वाले केस में हम लिखेंगे वोल्टेज डिवाइड। वोल्टेज डिवाइड होता है। अगर वोल्टेज डिवाइड हो रहा है तो V इक्विवेलेंट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक हो गया, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, V1 V2 V3 को ऐड करेंगे तब इक्विवेलेंट वोल्टेज आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, फार्मूला जरा इस फार्मूले पर जरा गौर कीजिएगा, Q इज इक्वल टू CV, इसको और इसको जरा याद रखिएगा क्योंकि ये हम नेक्स्ट यूज करने हैं। पॉइंट नंबर 2 पर आ जाए। अगर देखें फार्मूला अगेन Q इज इक्वल टू CV, C तो कांस्टेंट है, पीछे क्या बचा Q और V, V इक्विवेलेंट आ गया, V जो है वो सेम है, Q कांस्टेंट है, इसको छोड़ दें, पीछे बचेगा Q और V। V तो हमने यहां पर लिख लिया, अब पीछे क्या रह गया Q। अगर V इक्वल है, V सेम रहा है तो Q क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे चार्ज विल डिवाइड, चार्ज होगा वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको ना एक चीज याद कर ले, दूसरी खुद याद हो जाएगी। अगर एक चीज डिवाइड हो रही है ना, एक चीज अगर डिवाइड हो रही है दूसरी सेम रहेगी, अगर एक चीज सेम है दूसरी डिवाइड हो जाएगी, सिर्फ ये चीज है। तो Q जो इक्विवेलेंट होगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। ठीक हो गया। अब आ जाए सीरीज कॉम्बिनेशन पर। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड हो रहा था तो चार्ज क्या होगा, चार्ज सेम रहेगा, ऑफकोर्स चार्ज सेम रहेगा। तो पॉइंट 2 में हम कहेंगे चार्ज रिमेन सेम, जो चार्ज होगा वो सेम रहेगा। तो चार्ज इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सॉरी रिमेन सेम है, रिमेन सेम में इक्वल का साइन लगाते हैं, इक्वल इक्वल Q2 इक्वल Q3। ठीक हो गया। चले अब इसको जरा कंपेयर कर ले, डायग्राम को कंपेयर करें, ये पैरेलल में या सीरीज में है। पहला पॉइंट है वोल्टेज, वोल्टेज पैरेलल में सेम रहेगा लेकिन सीरीज में डिवाइड हो जाएगा। पैरेलल में चार्ज डिवाइड होगा लेकिन सीरीज में चार्ज सेम रहेगा, दोनों इस तरह के उल्ट है। एक चीज याद कर ले, दूसरी खुद याद हो जाएगी। अब आ जाए, जो चीज डिवाइड हो रही है हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है, बस ये चीज याद रही, जो चीज डिवाइड हो रही है ना उसकी वैल्यू पुट करनी है। पहले केस में क्या चीज डिवाइड हो रही है, वोल्टेज या फिर चार्ज, चार्ज डिवाइड हो रहा है ना, तो चार्ज की हमने वैल्यू पुट करनी है, बस चार्ज यानी कि Q की वैल्यू पुट करनी है। Q की वैल्यू कहां से निकालेंगे, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। Q इज इक्वल टू CV ना, Q इज इक्वल टू CV, तो Q की वैल्यू क्या होगी CV, तो हम पुट करेंगे Q की वैल्यू CV, तो Q की वैल्यू क्या होगी C, और C कौन सा होगा इक्विवेलेंट, क्योंकि चार्ज इक्विवेलेंट है, और V कौन सा होगा, ये भी इक्विवेलेंट, इज इक्वल टू Q1 Q की वैल्यू क्या होगी CV, तो Q1 की हम पुट कर देंगे C1 V1 प्लस इसी तरह Q2 Q की वैल्यू क्या होगी CV, तो Q2 की जगह पुट कर देंगे C2 V2 और इसी तरह C3 V3। लेकिन एक चीज हमने इसमें यह पढ़ी है कि जो वोल्टेज होता है वो रिमेन सेम रहता है, मतलब जितना इक्विवेलेंट वोल्टेज है उतना ही V1 है, उतना ही V2 है, उतना V3 है। फॉर एग्जाम्पल अगर V इक्विवेलेंट हमारे पास 10 है तो V1 कितना होगा 10 होगा, V2 कितना होगा 10 होगा, V3 कितना होगा 10 होगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा चेंज करके यूं लिख सकते हैं, V इक्विवेलेंट खत्म कर देंगे, C1 V1 खत्म कर देंगे, C2 V2 खत्म कर देंगे, C3 V3 खत्म कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो V है वो रिमेन सेम है, वो इक्वल है, जितना 1 है उतना ही 2 है, उतना ही 3 है, उतना ही इक्विवेलेंट है। अब V जो है वो कॉमन ले लें, C1 V1 C2 V2 C3 V3 C4 V4 C5 V5 C6 V6 C7 V7 C8 V8 C9 V9 C10 V10 C11 V11 C12 V12 C13 V13 C14 V14 C15 V15 C16 V16 C17 V17 C18 V18 C19 V19 C20 V20 C21 V21 C22 V22 C23 V23 C24 V25 C26 V27 C28 V28 C29 V30 C31 V32 C33 V32 C34 V35 C36 V37 C38 V38 C39 V40 C41 V40 C42 V42 C43 V44 C44 V45 C46 V46 C47 V47 C48 V47 C49 V50 C51 V50 C52 V52 C53 V54 C55 V55 C56 V57 C57 V58 C59 V60 C61 V60 C62 V60 C63 V60 C64 V65 C66 V65 C66 V67 C67 V68 C68 V69 V70 C71 V70 C72 V70 C73 V
v इज इक्वल टू, v कॉमन ले लें क्योंकि इक्वल रहा, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये v से कैंसल आउट, पीछे बच गया कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस 1 प्लस कैपेसिटेंस 2 प्लस कैपेसिटेंस 3। तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट आएगा, जितना हम जितनी कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट होगी वो इन बाकी तमाम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के इक्वल होगी, सम के इक्वल होगी। ठीक हो गया। अब आ जाए उस पर, इस वाले केस में तो वैल्यूज हमने किसकी पुट करनी है, क्यू की या वी की। तो हमने पहले बात किया कि वैल्यू हम पुट करते हैं उसकी जो डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कौन सा हो रहा है, वी, तो हम वी की वैल्यू पुट करते हैं। वी को पकड़ लें जी, वी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम V की वैल्यू लेंगे, V की वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, Q इज इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला होता है। तो V की वैल्यू निकालनी है तो C मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो Q डिवाइड बाय C इज इक्वल टू V। तो ये वाला फॉर्मूला अब हम यूज करेंगे। ठीक है, तो V चूंकि इक्विवेलेंट है तो V का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने भी निकाला है, Q बाई C, Q बाई C, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है तो हम इनके साथ, दोनों के साथ इक्विवेलेंट लिखेंगे, इज इक्वल V1, V आगे फिर V है तो V का फॉर्मूला क्या होगा, Q बाई C, Q बाई C, क्योंकि ये V1 था तो Q1 C1, अगेन V का फॉर्मूला क्या है, Q बाई C, Q बाई C, क्योंकि ये V2 था तो इसके Q के साथ भी 2, V के C के साथ भी 2, आगे अगेन V, तो V का फॉर्मूला Q डिवाइड बाय C, तो ये 3 और ये भी 3। ठीक हो गया, चलेंगे अब। अच्छा, इसमें एक और चीज हमने देखी है कि जो Q है ना वो इक्विवेलेंट है, वो सेम है। अब इसका मतलब क्या है, सपोज करते हैं कि अगर Q इक्विवेलेंट हमारे पास 5 है ना, तो Q1 भी 5 है, जो Q2 है वो भी 5 है, और जो Q3 है वो भी 5 है। ठीक हो गया, तो ये सारे हमारे पास इक्वल होंगे। तो जब इक्वल होंगे तो हम ये जो लिखा है इक्विवेलेंट 1 2 3 हम खत्म कर देंगे, यानी कि अब हमारे पास आएगा Q डिवाइड बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q1 खत्म कर देंगे C1, Q2 2 खत्म कर देंगे C2, Q3 3 खत्म कर देंगे और C3। 1 2 3 क्यों खत्म किया, क्योंकि इक्विवेलेंट है, जितना 1 है उतना 2 है उतना 3, सारे एक दूसरे के इक्वल है। Q को कॉमन ले लें, Q यहां से हमने कॉमन ले लिया, पीछे बचेगा 1 डिवाइड बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q हमने कॉमन लिया, पीछे बच गया 1 बाय C1, 1 बाय C2 और 1 बाय C3। ठीक हो गया। अब Q जो है वो Q से कैंसल आउट हो गया, पीछे बच गया 1 डिवाइड बाय कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कैपेसिटेंस 1, 1 डिवाइड बाय कैपेसिटेंस 2, 1 डिवाइड बाय कैपेसिटेंस 3। तो ये अल्टीमेट हमारे पास आएगा फार्मूला। ये तब फार्मूला है जब हम कैपेसिटर्स को कंबाइन करेंगे सीरीज में, ये फार्मूला होगा, और जब हम कैपेसिटर्स को कंबाइन करेंगे पैरेलल में तब हमारे पास ये फार्मूला होगा। चलिए अब स्टूडेंट एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास डिपेंड किस पर करती है कैपेसिटेंस, डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस, डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो किस पर डिपेंड करती है, तो वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, आपने याद रखना है। पहला फैक्टर हमारे पास होगा साइज ऑफ प्लेट्स। साइज ऑफ प्लेट्स मतलब ये जो प्लेट्स हमने यूज किया कैपेसिटर के लिए, ये वाली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जितना ज्यादा इसका साइज होगा कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि जितना ज्यादा साइज होगा चार्ज उतना ज्यादा स्टोर होगा। पहला पॉइंट। ओके, दूसरा पॉइंट हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो जितना ज्यादा इसके दरमियान में डिस्टेंस रखेंगे कैपेसिटेंस उतनी इंक्रीज होती जाएगी। 3 डाई इलेक्ट्रिक मीडियम या मटेरियल, एक ही बात है। इसके अंदर हम कौन सा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम या मटेरियल यूज कर रहे हैं, तीसरी डिपेंडेंस है वो मीडियम। अगर हम कोई पेपर रखें तो और कैपेसिटेंस होगी इसकी, हम कोई आयरन की शीट रख देंगे तो कुछ और हो जाएगी,
वुड की शीट रखेंगे तो कुछ और हो जाएगी, वो डिपेंड करेगा। ओके, तो क्वेश्चन आपके पास यूं भी आ सकता है, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन। तो 3 पॉइंट्स है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फैक्टर्स लिखे हैं जिन पर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। तो पहला पॉइंट साइज ऑफ प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज्ड इन कैपेसिटर। ठीक होगा स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक, कैपेसिटर क्या होती है और कैपेसिटेंस क्या होती है। अगर आपको मजीद कोई क्वेश्चन हो इसमें, आप पोर्टल से पूछ सकते हैं। थैंक यू।